फ्रेंड्स, मैं दिव्यांश निशित एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। गाइज, हम लोग की जो भी फिलॉसफी की सीरीज़ चल रही थी, आज उसमें एक नया टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। आपके सामने दिख रहा है आपको मानवतावाद। ठीक है, आज इस मानवतावाद को हम डिस्कस करेंगे यहाँ डिटेल में। और आज का मैंने पैटर्न थोड़ा सा चेंज किया है, आपको स्लाइड्स के थ्रू थोड़ा समझाना चाहता हूँ। तो चलिए, एक ये भी एक्सपीरियंस लेके देखिए और अपना फीडबैक दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं मानवतावाद की। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर मानवतावाद का अर्थ परिभाषा, राइट, यानी मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ह्यूमनिज्म। तो चलिए इसको देख लेते हैं। संसार की समस्त प्रगति का केंद्र बिंदु मनुष्य है। तो दोस्तों बिल्कुल सही है। देखिए, जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है मानवतावाद, तो यानी यहाँ पर जो मनुष्य है वही यहाँ मेन फोकस में होगा, राइट। इसीलिए बोला गया है कि यहाँ पर केंद्र बिंदु मनुष्य है और मनुष्य के सर्वांगीण विकास में उसकी भौतिक प्रगति क्या हो गई, उसकी जो भी सुख सुविधाओं वाली जो भी लाइफस्टाइल है, उसकी जो भी प्रोग्रेस है, उसके साथ साथ उसकी नैतिक यानी मॉरल और आध्यात्मिक प्रगति भी अपेक्षित है। यानी उसके लिए एक जो सुखपूर्ण जीवन है वो तो इंपॉर्टेंट है ही है, उसके साथ ही साथ उसके जो नैतिक मूल्य हैं और आध्यात्मिक मूल्य हैं वो भी उतने ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, आगे है व्यक्ति मानव समूह का ही अंश है। बिल्कुल सही बात है। इसलिए व्यक्ति को केवल अपने लिए ही कार्य नहीं करना चाहिए बल्कि संपूर्ण समाज के लिए कार्य करना चाहिए। तो बात आप समझ पा रहे हैं फ्रेंड्स। मतलब यहाँ पर कहा गया है, चूंकि जो एक इंसान है, एक मनुष्य है, वो पूरे मानव समूह का ही अंश है, इसलिए यहाँ पर वो केवल अपने लिए जिम्मेदार ना होकर संपूर्ण समाज के लिए, पूरी जो सोसाइटी है उसके लिए वो उतना ही रिस्पॉन्सिबल है। तो इसलिए उसकी जिम्मेदारी भी उसको उठानी चाहिए और उसके कल्याण के लिए भी उसको काम करना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार मानवतावाद वह वाद है जो संपूर्ण रूप से मानव केंद्रित है। ठीक है, ये बात हम लोग कर चुके हैं। चूंकि विज्ञान और तकनीकी के विकास के कारण मानव की औसत उम्र सीमा में काफ़ी वृद्धि हुई है, उनके जीवन स्तर में सुधार आया है। तो बिल्कुल सही बात है। जैसे जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने प्रोग्रेस किया है, उस हिसाब से जो एक इंसान है उसकी जो एवरेज एज है वो भी जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं बढ़ी है, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से काफ़ी सारी लाइलाज बीमारियों का इलाज ढूंढा जा पाया है, जिसकी वजह से एक मनुष्य की औसत उम्र सीमा में काफ़ी वृद्धि हुई है और एक जो ह्यूमन लाइफ है उसमें भी काफ़ी सुधार आया है, इम्प्रूवमेंट आया है। और वहीं दूसरी तरफ वैज्ञानिक प्रयोगों से ऐसे ऐसे अस्त्र शस्त्र व परमाणु बमों का आविष्कार भी हुआ है जिसके प्रयोग से मानव सभ्यता को कुछ ही पलों में समाप्त भी किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। जैसा कि हम लोगों ने बचपन में एक ऐसे पढ़ा था, आप लोग को अगर याद होगा तो, कि साइंस अ ब्लेसिंग और अ कर्स, राइट, यानी विज्ञान एक वरदान या अभिशाप। ठीक है, तो बिल्कुल वही चीज़ है कि अगर कहीं उसने हमें पॉजिटिव चीज़ें दी हैं तो एक तरफ हमारे लिए नेगेटिव चीज़ें भी वहीं पर मौजूद हैं, जिनकी वजह से जो पूरी मानव सभ्यता है, ह्यूमन सिविलाइजेशन है, इसको कुछ पलों में ही ख़त्म भी किया जा सकता है, जिससे मानव का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। बिल्कुल सही बात है, राइट। और अतः मानवीय भावनाओं एवं मूल्यों के लगातार ह्रास को कम करने के लिए, मनुष्य के जीवन को वास्तविक रूप से सुखमय बनाने एवं उसके मूल्यों एवं भावनाओं को गरिमा प्रदान करने के उद्देश्य से मानवतावादी दर्शन का प्रादुर्भाव हुआ है। तो बिल्कुल वही सारी चीज़ें हैं कि यहाँ पर केवल और केवल एक भौतिक जीवन की बात नहीं हो रही है, एक फिजिकल वर्ल्ड की बात यहाँ पर नहीं की जा रही है, यहाँ पर उसके साथ ही साथ मॉरल वैल्यूज़ की भी बात हो रही है। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी की भी बात हो रही है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मानवतावादी दर्शन का प्रादुर्भाव हुआ है। और अब इसके आगे हम लोग चल लेते हैं परिभाषा पे। जैसा कि हर बार मैं आपको परिभाषा दो बताता हूँ, तो यहाँ पर भी आपके लिए दो परिभाषाएँ मौजूद हैं। एक वेस्टर्न थिंकर हुए हैं ब्रूवेकर, राइट। इनके हिसाब से मानवतावाद की इन्होंने क्या डेफिनेशन दी है, मानवतावाद मानव स्वभाव एवं मानवीय दृष्टिकोण पर बल देता है। ठीक है, सही है। और वहीं पर एट द सेम टाइम जो हमारे इंडियन थिंकर हुए, जो फिलोसोफर हुए स्वामी विवेकानंद, उनके अनुसार मानवतावाद मनुष्य के विकास के समस्त अवयवों का अंतिम लक्ष्य है। ठीक है, तो दो डेफिनेशंस आपके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, इसलिए मैं हर बार आपके साथ शेयर करता हूँ। तो नेक्स्ट पॉइंट पे अब हम आ जाते हैं मानवतावाद के समर्थक यानी एडहेरेंट्स ऑफ ह्यूमनिज्म, कि ह्यूमनिज्म के कौन कौन फॉलोअर्स थे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम अपने कुछ एक इंडियन फॉलोअर्स के नाम लें तो उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, जाकिर हुसैन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये मैस्लो आ गए, ब्रूवेकर आ गए, एच.जी. गुड आ गए, राइट। ये हो गए वेस्टर्न थिंकर्स। एंड स्वामी विवेकानंद, सुमित्रानंद पंत, ये फिर से हमारे कुछ एक इंडियन फिलोसोफर्स हैं। ठीक है, तो ये कुछ एक नाम भी हैं जो आपके लिए जानने थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सीधे एम्स ऑफ ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन यानी मानवतावादी शिक्षा के उद्देश्य। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ एक जो इंपॉर्टेंट उद्देश्य हैं जो आपके साथ मेरे को डिस्कस करने हैं, तो वो उद्देश्यों को सबसे पहले आप जरूर देख लीजिए। सबसे पहला शिक्षा का प्रथम उद्देश्य ऐसे व्यक्ति तैयार करना जो मानवीय समस्याओं के प्रति संवेदनशील हो। ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा कि जो एक कोई भी एक व्यक्ति है उसके साथ जो भी दिक्कतें हैं, उसकी जो भी समस्याएं हैं, उनके लिए वो उतना ही ज़्यादा संवेदनशील हो जितना कि अपनी समस्याओं के लिए हो। ठीक है,
सेकंड पॉइंट की बात करते हैं तो मानव जीवन को सुखी बनाना, तो ठीक है, सुखी भी बनाना है यहाँ पर, भौतिक जीवन के साथ साथ नैतिक और आध्यात्मिक विकास भी होना चाहिए, राइट। ओके, उच्च मानवीय मूल्यों का विकास करना जो मानव जाति को एकता सूत्र में बांध देते। तो ये तो वही पॉइंट हो गया जहां पर बात करी जा रही है कि इंसानों में यानी मनुष्यों में एकता किस तरीके से लाई जाए, यूनिटी कैसे बांधी जाए। तो उस तरीके से यहाँ पर जो भी उनकी मॉरल वैल्यूज़ हैं या मानवीय मूल्य हैं जिनको हम कह सकते हैं, उनको डेवलप करना, राइट। अब इसके आगे चलते हैं, कुछ पॉइंट्स और हैं शिक्षा के जो उद्देश्य हैं। मानव की वैचारिक व चिंतन शक्ति का विकास करना, ठीक है। व्यक्ति में सत्य असत्य विवेक की क्षमता उत्पन्न करना, ठीक है। सही गलत जानने की जो क्षमता है उसको उत्पन्न करना। व्यक्ति को विकास के उस चरम बिंदु तक पहुंचाना जहां जाकर वह आत्मदर्शन की क्षमता से विश्व कल्याण का मार्ग दिखा सके, ठीक है ना। तो मतलब उसको इस हद तक डेवलप कर देना कि जहां पर वो खुद से जो एक आत्मदर्शन होता है, अपने दर्शन के जरिए, अपने दर्शन की क्षमता से वो एक समाज कल्याण है या जो विश्व कल्याण है उसका मार्ग यानी उसका रास्ता वो दिखा सके लोगों को, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आ जाते हैं, पाठ्यक्रम की अवधारणा यानी कंसेप्शन ऑफ करिकुलम। तो गाइज यहाँ पर जो पाठ्यक्रम की अवधारणा थी उसके कुछ एक पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1, पाठ्यक्रम निर्माण में सांस्कृतिक विरासत को ध्यान में रखना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। पाठ्यक्रम निर्माण बिना किसी पूर्वाग्रह के हो, यहाँ पर किसी भी पूर्वाग्रह की बात नहीं की जा रही है। तो यहाँ पर इस पॉइंट को थोड़ा समझिएगा, इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर जो भी पाठ्यक्रम बनाने वाले हैं उनकी उस पाठ्यक्रम में किसी भी विषय या किसी भी सब्जेक्ट को लेकर उनका जो निजी अनुमान है, जो निजी उनकी सोच है, अपनी विचारधारा है, वो उसमें बिल्कुल भी लागू नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एक व्यक्ति होता है तो उसके लिए ज़रूरी नहीं कि सभी चीज़ें, सभी दर्शन अच्छे हों, वो किसी एक को फॉलो करेगा, बाकी सारी चीज़ों को वो डिनाई करता है, राइट। लेकिन यहाँ पर इनका कहना है कि ठीक है, आपका जो डिनायल है, जिन चीज़ों को आप नहीं भी मानते हो, तो आपको वहाँ पे उन चीज़ों को ऐसा नहीं करना है कि उनको प्राथमिकता देनी है जिनको आप फॉलो करते हो। आपको हर एक चीज़ को बैलेंस लेके चलना है, क्योंकि वहाँ पे आप अपने लिए उस पाठ्यक्रम को नहीं बना रहे हो, एक मानव कल्याण के लिए उस पाठ्यक्रम को आप बना रहे हैं। इसलिए वहाँ पर एक बैलेंस, एक संतुलन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पर पूर्वाग्रह का मतलब है। तो आई होप आप लोग को ये चीज़ क्लियर हो रही होगी। तीसरा पॉइंट की अगर हम बात कर लेते हैं, विभिन्न आयु वर्ग, विभिन्न रुचियों, विभिन्न क्षमताओं को पाठ्यक्रम निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए। तो हर एक आयु वर्ग के लिए अलग अलग जो इनके इंटरेस्ट हो सकते हैं, उनकी अलग अलग कैपेबिलिटीज़ हो सकती हैं, यानी क्षमताएं हो सकती हैं, उनके आधार पर पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए बनाया जाना चाहिए, ठीक है। काफ़ी अच्छी चीज़ थी इनके पाठ्यक्रम की। अगली अगर बात करें, शारीरिक विकास के लिए शारीरिक शिक्षा, व्यायाम, योग आदि पाठ्यक्रम में हो, ठीक है, बिल्कुल सही है। ज्ञान की खोज के लिए विज्ञान को विशिष्ट स्थान दिया जाए, ये भी सही बात है। पाठ्यक्रम में परिवर्तनशीलता की व्यवस्था हो जिससे बालकों की रचनात्मक क्षमताओं का विकास हो सके, तो बिल्कुल सही है कि किस तरीके से जो स्टूडेंट है उसको क्रिएटिव बनाया जा सकता है, उसके लिए पाठ्यक्रम में यानी करिकुलम में परिवर्तनशील पाठ्यक्रम की व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट पे अब चलते हैं, दैट इज शिक्षण विधियां यानी टीचिंग मेथड्स। तो गाइस, टीचिंग मेथड्स की जब बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ एक इंपॉर्टेंट टीचिंग मेथड्स क्या थे? स्वशिक्षण पर जोर। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये रा गलत आ गया है, ठीक है। स्वशिक्षण पर जोर यानी सेल्फ एजुकेशन। सेकंड की अगर हम बात करें तो इनकी जो टीचिंग मेथड थी दैट इज अंतः विषयी उपागम यानी इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। दोस्तों, अंतः विषयी उपागम को बहुत आसानी से समझने के लिए ऐसे समझिए कि इसका सिंपल सा मतलब ये हो गया कि एक ऐसा टीचिंग मेथड होना जिसमें जो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं उनको एक दूसरे से जोड़ते हुए, लिंक करते हुए पढ़ाया जाना, राइट। इसको और आसान भाषा में अगर आपको समझना है तो हम लोग देखते हैं कि काफ़ी सारे इंटीग्रेटेड कोर्स ऐसे होते हैं, चलाए जाते हैं, जैसे बीटेक प्लस एमबीए। या तो आप बीटेक अलग करिए, एमबीए अलग करिए, तो बीटेक 4 साल का, एमबीए 2 साल का, 6 साल का। लेकिन आप जब यही इंटीग्रेटेड कोर्स करते हैं यानी दोनों को मिला के बीटेक और एमबीए, तो वो आपका टोटल बैठता है 5 साल का, ठीक है। तो कहने का सेंस ये, जो भी 2 या 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट्स को आपस में एक दूसरे से लिंक करते हुए पढ़ाया जाना चाहिए। यही हो गया बेसिकली इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, राइट। तो आई होप ये आप लोग को क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट, शिक्षण विधि प्रायोगिक प्रक्रिया है जिसमें छात्र सक्रिय भाग लेता है। वही चीज़ है कि प्रैक्टिकल्स के थ्रू होना चाहिए, प्रायोगिक प्रक्रियाएं होनी चाहिए जिसमें एक स्टूडेंट जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सके, राइट, उससे वो बेहतर सीख सकता है। और चौथा की वैज्ञानिक विधियों द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर भी साइंटिफिक मेथड्स का यूज़ किया गया है, तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, शिक्षक की अवधारणा यानी कंसेप्शन ऑफ टीचर, तो यहाँ पर टीचर की कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको भी ज़रा देख लेते हैं। द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज, शिक्षक को मानवीय गुणों से संपन्न होना चाहिए, बिल्कुल सही है। बालक को प्राथमिकता देनी चाहिए, ठीक है, यानी मेन फोकस में यहाँ पर बालक रहेगा।
छात्रों के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। शिक्षक के लिए ज़रूरी है कि वह जातिवाद, वर्गवाद, क्षेत्रवाद, अर्थवाद का किसी भी स्तर पर समर्थक ना हो। ठीक है, जब एक शिक्षक इन सारी चीज़ों से दूर होगा तभी वो एक स्टूडेंट को अच्छा और एक बेहतर इंसान बना पाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, मानसिक रूप से उसे सदैव तनाव, कुंठा, द्वंद्व, द्वेष, ईर्ष्या तथा क्रोध आदि मानवीय कमजोरियों से दूर रहना चाहिए या मुक्त रहना चाहिए। तो यहाँ पर यह भी शिक्षक के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया है। नेक्स्ट की हम बात करें तो निर्णय लेने में छात्रों को अधिकतम अवसर देना चाहिए। तो यहाँ पर इनका ये कहना है कि स्टूडेंट्स को खुद से जो एक डिसीजन मेकिंग है ना वो करने देनी चाहिए, खुद से वो डिसीजन ले सकें। सिचुएशंस को देख के, जो भी चीज़ें हैं उनके सामने, उन परिस्थितियों को देख के वो खुद से निर्णय ले सकें, ऐसा उनको अवसर हमेशा देना चाहिए। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज छात्र की अवधारणा। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। मानवतावाद विद्यार्थी को हाड़वास और रक्त से युक्त प्राणी नहीं मानता है, बल्कि एक विलक्षण प्रतिभा संपन्न व्यक्ति मानता है। एकदम वही चीज़ है कि इनका ये कहना है कि एक जो बच्चा है, एक जो विद्यार्थी है, वो केवल एक शरीर और रक्त से युक्त ही केवल प्राणी नहीं कि उसके पास केवल उसका अपना फिजिकल अपीयरेंस है, राइट। उसके पास शरीर तो है ही, साथ ही साथ में उसके अंदर एक विलक्षण प्रतिभा भी मौजूद है, जिसको निखारना, जिसको बाहर लेके आना भी एक शिक्षक की जिम्मेदारी है, राइट। मानवतावाद कहता है कि छात्रों की शिक्षा तनाव, कुंठा, अभाव, द्वंद्व और विषमताओं से मुक्त वातावरण में होनी चाहिए। विद्यार्थी शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ, सुंदर, परिश्रमी और मानवीय भावनाओं से युक्त हो। ठीक है। आपसी तालमेल तथा मिलजुल के आधार पर उसके व्यक्तित्व का विकास हो। तो ये कुछ एक पॉइंट्स हैं जो यहाँ पर बताते हैं छात्र की अवधारणा को। ठीक है। और अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज अनुशासन की अवधारणा यानी कंसेप्शन ऑफ डिसिप्लिन। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये दंडात्मक अनुशासन का यहाँ पर पूरी तरीके से विरोध किया इन्होंने। दंडात्मक अनुशासन है या जो भी किसी भी तरीके से, अगर मान लीजिए साइकोलॉजिकली भी अगर कोई पनिशमेंट देता है टीचर, तो उन सारी चीज़ों का यहाँ पर स्ट्रिक्टली ये लोग अगेंस्ट थे उसके, राइट। तो यहाँ पर अनुशासन किस तरह का इन्होंने फॉलो किया है, तो अनुशासन आपके सामने है। स्वानुशासन यानी सेल्फ डिसिप्लिन। मुक्त्यात्मक अनुशासन यानी यहाँ पर क्या होता है, बच्चों को फ्री छोड़ दिया जाता है। मुक्त्यात्मक यही तो होता है ना कि जहाँ पर एकदम मुक्त छोड़ दिया गया। ठीक है। तो इस तरीके का यहाँ पर अनुशासन को इन्होंने फॉलो किया। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज विद्यालय की अवधारणा यानी कंसेप्शन ऑफ स्कूल। मानवतावादी विद्यालय को ऐसा स्थान मानते हैं जहां नैतिक और व्यवसाय संबंधी दोनों प्रकार की शिक्षा दी जाए। मतलब नैतिक शिक्षा भी वहां पर मौजूद हो, राइट, मॉरल एजुकेशन, और साथ ही साथ व्यवसाय कि भाई अगर एक व्यक्ति को अपना जीवन निर्वाह करना है, अपनी लाइफ स्मूथली जीनी है, तो उसके लिए उसको किसी ना किसी एक व्यवसाय में भी आना पड़ेगा जिसके जरिए वो अपना कुछ जीविकोपार्जन कर सके, राइट, अपनी अर्निंग्स कर सके खुद के सर्वाइवल के लिए और अपनी फैमिली के लिए, राइट। तो इन्होंने दोनों तरह की शिक्षाओं को यहाँ पर बल दिया है। ऐसे विद्यालय को ये मानते हैं। इस बात पर भी बल देते हैं कि विद्यालय मनुष्य को अपनी मनुष्यता को समझने और विकसित करने की शिक्षा दे, और यहाँ पर विद्यालय जियो और जीने दो का संदेश पढ़ाते हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोगों ने विद्यालय की अवधारणा को भी देख लिया, और अब यहाँ पर इसकी कुछ एक हम कंक्लूजन देख लेते हैं। अंततः मानववाद का सार यह है कि मनुष्य को अपने जीवन के एक एक पल को भरपूर आनंद के साथ जीना चाहिए। विश्व में प्राणी मात्र से प्रेम, सद्भाव, स्नेह और सहयोग का भाव रखने पर वह वास्तविक सुख का प्राप्ति कर सकता है। ठीक है। मानवतावादी दृष्टिकोण से लोगों का सांस्कृतिक विकास होगा। बिल्कुल सही बात है। विद्यार्थियों में साहित्य, कला और काव्य के प्रति चेतना उत्पन्न होगी। ये भी सही बात है। बालक अंत में एक अच्छा सुसंस्कृत एवं अन्य सामाजिक गुणों से युक्त व्यक्ति बनने का प्रयास करेगा। बिल्कुल सही बात है। और मानवतावाद उनमें विश्व शांति तथा वसुधैव कुटुंबकम की भावना विकसित करना चाहता है। तो जो मानवतावाद है ना, इसको आप लोग अब समझ चुके होंगे कि यहाँ पर बेसिकली क्या देखा गया है। यहाँ पर जो संपूर्ण जो मानव जाति है उसकी यहाँ पर बात करी जा रही है कि कोई भी एक व्यक्ति है तो उसको सिर्फ और सिर्फ अपने लिए उत्तरदायी नहीं हो सकता है, वो उसे पूरे समाज के लिए उत्तरदायी होना चाहिए, और उसको इस तरीके से डेवलप करना चाहिए खुद को। उसकी एजुकेशन इस तरह से होनी चाहिए जिससे वो संपूर्ण समाज की, संपूर्ण मानव जाति की हित में वो अपना योगदान दे सके। और वसुधैव कुटुंबकम मतलब जितनी भी पृथ्वी पर जो भी लोग हैं वो सभी के सभी हमारे परिवार हैं। पूरी की पूरी पृथ्वी, हर जगह रहने वाला इंसान हमारा परिवार का सदस्य है, और हमें सभी के साथ प्रेम, सद्भाव, स्नेह और सहयोग का भाव रखना चाहिए। ठीक है। तो इस तरीके का यहाँ पर इनका एक दर्शन था, इनकी एक विचारधारा थी, काफ़ी अच्छी थी। इस प्रकार निष्कर्ष रूप से यह कहा जा सकता है कि मानवतावाद आधुनिक युग की एक अनिवार्य आवश्यकता है। बिल्कुल सही बात है। तो आई होप गाइस कि मानवतावाद अब आप लोग को क्लियर हो चुका होगा। इसमें कोई ऐसा डिफिकल्ट चीज़ नहीं है जो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत हो, आप लोग अपने एंड से भी समझ सकते हैं।
और आप सभी से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आज जो ये मैंने एक स्लाइड के थ्रू आप लोग को ये पूरा टॉपिक क्लियर किया, इसके लिए भी अपना एक फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आप लोग को चीज़ें समझ में आई, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका इस सेशन के साथ, हर एक चीज़ प्लीज़ ज़रूर शेयर करिएगा। साथ ही साथ जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ वीडियोस को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। वंदे मातरम।